ये कल हम लोगों ने क्या देखा था बताओ? पादपों में श्वसन। पादप जो श्वसन करते हैं पत्तियों के द्वारा करते हैं, जड़ों के द्वारा भी करते हैं और किसके द्वारा? तने के द्वारा। तना जो होता है वो दो तरीके के तना आपको बताए थे, एक काष्ठीय तना और एक शाकीय तना। काष्ठीय तना जो है वो श्वसन जो करता है वो किसके द्वारा करता है? वातरंध्र के द्वारा। और जो शाकीय तना है यानी ऐसे तने जो लकड़ी वाले नहीं हैं, जैसे पपीता है ना और क्या केला, तो ऐसे तने जो जिनमें लकड़ी नहीं पाया जाता उसे शाकीय तना कहते हैं। और ये माने किसके द्वारा श्वसन करते हैं? रंध्र के द्वारा ना। और जो काष्ठी हैं जो लकड़ी वाले हैं वो वातरंध्र के द्वारा करते हैं। ठीक, इसी में एक चीज़ और बता दिए थे, पत्तियों द्वारा। पत्तियों के विषय में आपको बताए थे, पत्तियों में बीच में छोटा छिद्र होता है, नीचे की तरफ माने जल में रहने वाले पत्तियों पौधों में ऊपर की तरफ छिद्र ज़्यादा पाया जाता है पत्तियों में, और पृथ्वी पे माने जो वायु में है इनमें छिद्र कहाँ पाया जाता है? पत्तियों के निचले सिरे पर ज़्यादा छिद्र पाया जाता है। क्यों? क्योंकि निचले सिरे पर पत्तियों में ज़्यादा छिद्र पाया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा उसको प्रभावित नहीं करेगा, नहीं तो पत्तियाँ क्या होंगी? अगर नीचे देखो ध्यान से, ऐसा क्यों ये समझ लो। जैसे सूरज ने पूछा ऐसा क्यों, ये है पत्ती। अगर मान लो इस पत्ती में ऊपर की तरफ ज्यादा छिद्र हो जाए और ये किसके संपर्क में है? प्रकाश के, तो इससे पानी की मात्रा क्या होगी? ज्यादा उड़ जाएगा ना। ज्यादा उड़ जाएगा तो पत्तियां क्या हो जाएंगी? गर्मी के मौसम में सूख जाए। अगर यही छिद्र निचले वाले सिरे पे रहेगा तो पानी की मात्रा कम उड़ेगी, ज्यादा कम, तो पत्तियां सूखने से क्या हो जाएंगी? बच जाएंगी। और जो जल में है, अब जब जल में ये पूरा जल में है यही है, तो अब इसके ऊपर छिद्र है तो कितना भी होगा अगर प्रकाश संश्लेषण, तो इसका पत्ती जो है वाष्प उत्सर्जन कितना भी हो लेकिन फिर भी इसका पानी मेंटेन रहेगा कि नहीं। इसीलिए इसमें छिद्र कहाँ पाया जाएगा? ऊपर की तरफ ना। जो पानी में होगा उसके रंध्र की मात्रा ऊपर ज़्यादा होगी, और जो हवा में होगा उसमें रंध्र की मात्रा, नहीं समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? अरे जो पत्ती किस में होगा? पानी में, उसमें छेद जो है वो कहाँ ज़्यादा होंगे? रंध्र ऊपर की तरफ। और जो हवा यहाँ है वातावरण में ना, स्थल में है, उनमें छिद्र कहाँ ज़्यादा होगा? नीचे। अगर ऊपर छिद्र हो गया तब क्या हो जाएगा? वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा हो जाएगा, पत्तियाँ गर्मी के मौसम में क्या हो जाएंगी? सूख जाएंगी। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है मुस्कान? हाँ, नहीं आएगा तो बताना। यही है। इसके बाद आप लोगों ने ये देख लिया था कि पत्तियों द्वारा हो गया। पत्तियों में आपको बताए थे छोटा छिद्र होता है जिसे हम रंध्र कहते हैं। रंध्र जैसे यहाँ हम लोगों के यहाँ दिख जाता है बढ़िया से, पसीना निकलने के लिए यहाँ सबसे अच्छा दिख जाता है कि ये रंध्र है, जहाँ से हम लोगों के छोटे छोटे छिद्र हैं जहाँ से क्या निकलता है? पसीना। वैसे पत्तियों में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कई कार्य को करते हैं, श्वसन करते हैं, वाष्प का उत्सर्जन करते हैं ना। तो इस तरीके से ये आपने कल देखा था कि श्वसन क्या किस तरीके से करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं ये पेड़ पौधे क्या कर लेते हैं? ग्रहण, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? निकालते हैं। यही आपने फिगर वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, ये वाला सूत्र आपने पढ़ा था, C6CO2 प्लस 12H2O। ये और ऊपर क्या मिला था? सूर्य का प्रकाश, और नीचे क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसने क्या बना लिया था? C6, हाँ, H12O6 और प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक, ये बाहर रिलीज हो रहा था। यही क्रिया कल आपने देखा था, यही है ना। ये क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, ये आपने देखा था। और यहीं पर आपने पत्तियों की संरचना भी देख ली थी कि पत्तियों ये जो है ये क्या है? छोटा छोटा छिद्र है ना। ये छोटा छिद्र है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरे छिद्र को रंध्र कहते हैं। इसके बगल बगल में इसके गार्ड सेल लगा होता है। इस गार्ड सेल में केंद्रक होता है और इसी केंद्रक में होता है क्या? हरित लवक। और इस हरित लवक जो होता है ये दोहरी झिल्ली के आकार का होता है।
और इसमें द्रव भरा होता है, जिस द्रव को आप क्या कहते थे, स्ट्रोमा। और इसमें सिक्के नुमा संरचना होती है जिसे हम ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ग्रेनम। हाँ, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनम। अगर एक को लेंगे तो ये ग्रेनम है, अगर इस पूरे को लेंगे तो क्या है, ग्रेनम। और सभी ग्रेनम को मिला देंगे, इसको भी और इसको भी, तो ये क्या कहलाएगा, ग्रेना कहलाएगा। और अगर हम एक ग्रेनम के एक भाग को ले लें, एक सिक्के को, यानी एक सिक्कों को ले लेंगे, अगर एक को लेंगे तो क्या कहलाएगा, थैलोकाइट। थैलोकाइट। और ये थैलोकाइट जो है ना, ये थैलोकाइट में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल। क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाएगा, मैग्नीशियम, Mg। ठीक, ये आपने देख लिया था कल ना। हाँ, पाया जाएगा, केंद्रक यहाँ पाया जाएगा, इसमें यहाँ ये देखो, ये अगर केंद्रक हड्डी में है। ठीक, तो ये इस तरीके से ये है पत्तियों के विषय में आपने कल देखा था। एक चीज कल छूट गया था, अभी जान लो आप, बिंदु स्त्रावण क्या है ना। ये प्रश्न कई बार आया है कि बिंदु स्त्रावण क्या है। जब आपने उत्सर्जन देखा था तो उत्सर्जन में ही देखो टॉपिक लिखा होगा कहीं, बिंदु स्त्रावण ना, उसको लिख लो थोड़ा सा। बिंदु स्त्रावण क्या है, ये अगली बार पूछा था ना, बिंदु स्त्रावण के विषय में पूछा था ना। लिखो बिंदु स्त्रावण, ध्यान से सुनिए, बिंदु स्त्रावण। बिंदु स्त्रावण जहाँ उत्सर्जन आप देख रहे होंगे वहीं दिया होगा। देखिए, कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो आप लोगों ने देखा था कि क्या वो करती है, उत्सर्जन कर रहे हैं, खराब पदार्थों को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो खराब पदार्थों को बाहर निकालती हैं। और ये ना, ये क्या करता है, अतिरिक्त जल को, जो ज़्यादा जल है, रात के समय पत्तियां क्या करती हैं, बूंद के रूप में पानी को बाहर निकालती हैं। बूंद के रूप में, किसके रूप में, बूंद के रूप में, जिसे हम कहते हैं बिंदु स्त्रावण। क्या कहते हैं, बिंदु स्त्रावण। पूछेगा आपसे प्रश्न, बिंदु स्त्रावण किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा पत्तियां न, पत्तियां वाष्प उत्सर्जन के दौरान या फिर उत्सर्जन के दौरान जल को पत्तियों के द्वारा बूंद के रूप में बाहर निकलता है रात्रि के समय। आप जाके देखना, कुछ पेड़ की पत्तियां ऐसी होंगी जिसके ऊपर ना सुबह सुबह उठ के जाओगे देखोगे तो यहाँ बूंद बूंद में पानी दिखेगा। ये बूंद बूंद के रूप में क्या दिखेगा, पानी। यही कहलाता है क्या, बिंदु स्त्रावण। ठीक, बिंदु स्त्रावण किसे कहते हैं, रात्र के समय पत्तियां ना बूंद के रूप में जल को क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बिंदु स्त्रावण। ये कल छूटा था, आप लिख लेना। देखो कहीं दिया होगा बिंदु स्त्रावण किसे कहते हैं, ये दिया है तो वहाँ देख लेना, नोट करके दिया, अगली बार पूछा है। और एक रसायन संश्लेषी होता है ना, उसको हम बताएंगे। रसायन संश्लेषी आप देख लो, रसायन संश्लेषी अगली बार पूछा है पेपर में कि माने क्या होता है रसायन संश्लेषी। जैसे आप लोग जानते हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, रसायनों को खाते हैं। जैसे आपने देखा था कि माने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, ऐसे माने संरचना बनाए रहेंगे और कीड़े जैसे उसके ऊपर बैठेंगे, वो क्या कर लेंगे, उसको खा लेंगे, बंद कर लेंगे, उसी में क्या हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। इसी को कहते हैं क्या, रसायन संश्लेष। लेकिन ये वाला चलो रसायन संश्लेषी बाद में बता देंगे, अभी बिंदु स्त्रावण समझ में आया। ठीक, ये कंप्लीट, ये छूटा था, फिर से हमने बता दिया आपको। अब आज का जो टॉपिक है वो है क्या, परिवहन। बिंदु स्त्रावण देख लो, यही लिखा होगा। ठीक, और ये ज्यादातर कब होगा, रात्रि में। ज्यादातर कब होगा, रात्रि में ना, दिन में नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश रहेगा तो पत्तियों पे जो पानी बूंद के रूप में गिरेगा वो क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। ठीक, इसीलिए रात्रि के समय ज्यादा होगा। समझ गए ना। देखो आज हम लोग तो शाकी पौधों में ज्यादा, वही तो कह रहे हैं, शाक केले ओले पे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं एक बीजपत्री हैं। और दूसरी बात, पपीता देखेंगे आप तो एक ही लिंगी है। पपीता क्या है, एक। तो पपीते का पाती क्या होगा, चौड़ा ना। शाकी पौधे जो होंगे ज्यादातर उनके पौधे जो होंगे, पत्तियां क्या होंगी, चौड़ी। अब अगर ज्यादा पत्तियां चौड़ी होंगी तो अगर बिंदु के रूप में माने बूंद के रूप में पानी गिरा तो ऐसे सोचो, इतना हथेली है मेरा, अगर यहाँ बूंद के रूप में कोई गिरा पानी तो ये क्या होगा, सरक जाएगा। अगर मान लो यही पूरा ये होता, अगर इस पे गिरे, इस पे बूंद के रूप में पानी गिरे तो कुछ टाइम तक टिकेगा कि नहीं। हथेली की तुलना में इस पे कितना टाइम ज्यादा रहेगा, इस पे ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब शाकीय पौधे माने जिनमें वृक्ष, जिनमें लकड़ी नहीं पा, तो उनका
पत्ती भी क्या होगा, लंबा, जैसे केले की पत्ती है। अब आम की पत्ती पे अगर गिरा, बूंद के रूप में पानी निकला, तो उस पे ज़्यादा देर टिकेगा कि केले की पत्ती पे? तो वही है, तो साकी पौधों में ज़्यादा देर तक रुकता है, इसीलिए कहा लिखा गया है कि साकीय पौधों में न बिंदु श्रावण ज़्यादा होता है। न साकीय पौधों में बिंदु श्रावण क्या होगा, ज़्यादा नोट करके लिखना हो तो लिख लेना। अब बिंदु श्रावण समझ में आ गया। अब आज हम लोगों का टॉपिक है परिवहन, न पादपों में परिवहन। पादपों में क्या परिवहन, पादपों में परिवहन, देख लो पूरा दिख रहा है परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, पौधों में क्या परिवहन। देखिए पहले आप समझिए परिवहन किसे कहते हैं ना। सबसे पहले आपका टारगेट क्या है, परिवहन। आप बताओ, अगर कहीं से आप जल लेके जा रहे हो ना, तो उसे अगर मान लो कहीं से जल आ रहा है, जैसे टंग अभी लग रहा है पाइप, तो ये पाइप अगर बिछ रहा है तो इसमें क्या जाएगा, पानी। तो इसे हम कौन सा परिवहन कहेंगे, जल परिवहन। सरकारी बस पे आप लोग देखते होंगे क्या लिखा रहता है, परिवहन। क्यों, क्योंकि वो आदमी को ढो रहा है, तो इसी को आदमी के लिए क्या लिखा रहता है वहाँ, हाँ। अब जो भी लिखा होगा परिवहन लिखा रहता है, लेकिन ना तो जो भी रहता है, यानी परिवहन का मतलब होता है ढोना। क्या करना, ढोना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। अब देखिए पेड़, क्या कर रहे हो, हंस क्यों रहे हो यार ना। अब क्या हो जाएगा, परिवहन का मतलब है किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना, ले जाना। माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाएगा, परिवहन। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पौधों में कौन ले, क्या होगा, तो भोजन, हाँ, भोजन का और जल का परिवहन किया जाता है। देखिए पादपों में भोजन, और अब जैसे हम लोगों के पास दिमाग है तो हम लोग खा लेते हैं आराम से, पेड़ पौधों के पास कोई ब्रेन नहीं है ना, ये क्या करते हैं, आप संवेदनाओं से अपना काम करते हैं, ठीक। तो इसलिए पेड़ पौधे जो होंगे इनका परिवहन किस तरीके से होगा, इसको हम लोगों को समझना है। तो इसमें दो प्रकार का परिवहन होगा, एक जल का परिवहन और एक खाद्य पदार्थ का परिवहन। जल का परिवहन नीचे से ऊपर होगा और खाद्य पदार्थ का दोनों ना, दोनों तरीके से। तो खाद्य पदार्थों का दोनों तरीके से, बार बार कर रहे हैं, नीचे से ऊपर भी होगा और ऊपर से नीचे भी होगा। तो खाद्य पदार्थों का परिवहन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों तरीके से होगा। लेकिन जल का परिवहन केवल एक साइड, वन साइड, हाँ ना। इसीलिए खाद्य पदार्थों के परिवहन को हम लोग कहेंगे ट्रांसलोकेशन, क्या कहेंगे, और पानी के परिवहन को हम कहेंगे, जल के परिवहन को ट्रांसपोर्टेशन ना, जल के परिवहन को ट्रांसपोर्टेशन, और खाद्य पदार्थ के परिवहन को ट्रांसलोकेशन, क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। अब ध्यान से सुनो, परिवहन मतलब किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो पेड़ पौधे किसको ले जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान, तो पेड़ पौधे नीचे जल को कहाँ ले जाएंगे, पत्तियों तक, और ऊपर पत्तियों से भोजन को नीचे जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। नीचे से क्या ले जाएंगे, खनिज और जल को, और ऊपर से पत्तियों से ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट को लेके नीचे आएंगे। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, परिवहन। तो इसमें किसका किसका परिवहन हो रहा है, देखो, हाँ, पादपों में किस किस चीज का परिवहन हो रहा है, जल, खनिज लवण, और किसका, और ऊपर से, और किसका होगा, भोजन का, यानी किसका, कार्बोहाइड्रेट का, भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, सही बा। ये जल का, खनिज लवण का, और जल और खनिज लवण का काम कौन करेगा, जल, जड़, कौन, जड़, और ये पत्ती ना, ये कहाँ होगा, जड़, जल और खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होगा, जड़ के रूट हेयर द्वारा, या जाइलम लिख लो, किसके द्वारा, जाइलम ऊतक के द्वारा, जाइलम, और इसका फ्लोएम, किसके द्वारा, फ्लोएम। अब देखो जड़ को, इसको फ्लोएम को हम पोषवाह भी कहेंगे, पोषवाह,
ठीक, और इसको हम जाइलम को दारू कहते हैं। क्या? दारू। ठीक, तो जाइलम का दूसरा नाम दारू या जाइलम, और फ्लोएम का दूसरा नाम पोसवा। जाइलम का दूसरा नाम दारू और फ्लोएम का दूसरा नाम पोसवा। यानी ये क्या होगा कि जो पेड़ के माने पेड़ में भोजन और जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जाता है? परिवहन। इसी को हम कहते हैं पादपों में परिवहन। ठीक, अगर आपसे आएगा पादपों में परिवहन को लिखिए, तो आप लिखेंगे कि जड़ के द्वारा जड़ के द्वारा जल का तथा पत्तियों के द्वारा भोजन का फ्लोएम और जाइलम ऊतक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पादपों में परिवहन कहते हैं। परिवहन का अर्थ होता ही है एक स्थान से दूसरे स्थान किसी चीज को क्या करना? छोड़ना। ठीक, अब देखिए ये जो परिवहन है ये एक नस के द्वारा होगा। देखिए ये इसको कहते हैं, अभी आप वेसल्स देखो, वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, ये किसके द्वारा होगा? संवहन ऊतक ना, किसके द्वारा? संवहन ऊतक, संवहन ऊतक, संवहन ऊतक। देखो वेस्कुलर टिश्यू, और वेस्कुलर जो शब्द है ना ये वेसल्स से बना है। किससे? वेसल्स। और वेसल्स का मतलब होता ही है नस या पाइप, नस या पाइप। क्या? पाइप। ठीक, यानी पाइप के द्वारा। अब देखिए भोजन भी पाइप के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, और क्या? जल भी ना। जिस पाइप के द्वारा भोजन जाता है उसे हम फ्लोएम कहते हैं, और जिस पाइप के द्वारा जल जाता है उसे हम जाइलम कहते हैं। ये दो प्रकार के क्या होते हैं? ऊतक। एक को हम कहेंगे जाइलम और एक को कहेंगे फ्लोएम। ज से याद करिएगा, ज से जाइलम और ज से जड़, ज से जाइलम और ज से जड़। देखो हम इसको अब लिख रहे हैं इधर ना, इधर मिटा दें। हाँ, उतारोगी क्या? तो देखो अब आपको पता चल गया कि जो संवहन ऊतक हैं कितने हैं? 2। संवहन ऊतक कितने? 2। कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और पानी को ले जाने का काम कौन करेगा? और पत्तियों से भोजन लाने का काम। पानी को ले जाने का काम और पत्तियों से भोजन लाने का काम। तुम बताओ जी, पानी को ले जाने का काम कौन करेगा और पत्तियों से भोजन लाने का काम? हाँ, तब नीचे मूड़ी करके क्या कर रही हो? यहाँ पढ़ा रहे हैं, ऊपर दिमाग में आ नहीं रहा है। देखो ना, तो पत्तियों से भोजन लाने का काम करता है कौन? फ्लोएम। और जड़ से जल को ले जाने का काम कौन करता है? जड़। अब जड़ से जल को सोखने का काम कौन किया होगा? हाँ, रूट हेयर। जड़ से जल को सोखने का काम कौन किया होगा? रूट हेयर। और रूट हेयर लेके गया होगा कहाँ? ऊपर। तो ये हाँ जाइलम के द्वारा। अब देखो एक चीज कि अब सोचिए जब शुरुआत में पौधे थे ना बहुत छोटे थे, इतने बड़े बड़े पौधे शुरू में नहीं हुए थे ना। धीरे धीरे जब विकसित हुआ तब इतना लंबा लंबा पौधा हुआ, पहले इतना लंबा पौधा नहीं था। अब सोचो अगर आपको अपने 2 तल्ले छत पर पानी को ले जाना हो ना, अगर 2 तल्ले छत पे पानी ले जाना हो तो क्या लगाना पड़ेगा? कोई न कोई पाइप लगाना पड़ेगा, या तो कोई उसके साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए? प्रेशर। बिना प्रेशर का यानी मोटर लगाना पड़ेगा। प्रेशर देने के लिए आप क्या करोगे? मोटर लगाओगे। अब देखिए इतना तीव्र गति से पानी, तो जैसे पानी में आप मोटर लगा दिए आप, तो मोटर से पानी ज़्यादा जाएगा ऊपर, तो इतना पानी पेड़ पौधों को चाहिए कि उससे कम चाहिए? उससे कम चाहिए, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ये स्लो होगा ना। अब ध्यान से सुनो कैसे होगा, तो इसी को कहते हैं संवहन ऊतक। संवहन माने ढोना, संवहन ऊतक, संवहन ऊतक, ऊतक। और संवहन ऊतक को कहते हैं अंग्रेजी में वेस्कुलर, वेस्कुलर क्या? टिश्यू। और वेस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार का होगा? 2। एक को हम कहेंगे जाइलम और एक को जाइलम, और दूसरे का नाम रहेगा फ्लोएम। क्या? फ्लोएम, फ्लोएम। जाइलम को आप और क्या कहते हैं? फ्लोएम को हम पोसवा भी कहते हैं, पोसवा। और फ्लोएम को, जाइलम को दारू।
ठीक, ये आप जानते रहो, अगर पूछ लिया घुमा के तो आपको पता रहना चाहिए। और वेस्कुलर में ये किससे बना है? वेसल्स से। किससे? वेसल्स। और वेसल्स का मतलब क्या होता है? पाइप। वेसल्स और वेसल्स का मतलब होता है पाइप, यानी ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। कौन? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम किस तरीके का स्ट्रक्चर है? पाइप। आप सोचो मोटर लगा रहे हो तो पेड़ पौधों में कोई मोटर तो लगा नहीं है नीचे से ऊपर जाने के लिए, तो नीचे से ऊपर पानी किस तरीके से जाएगा? इसी को कहते हैं डिफ्यूजन यानी विसरण। किस विधि द्वारा जाएगा? डिफ्यूजन। तो जो जाइलम से जाता है ये केवल एक तरफ जाता है ना, केवल और केवल कहाँ जाएगा? अप, यानी ऊपर की तरफ। ये जाइलम क्या ले जाएगा? जल को। जाइलम किसको ले जाएगा? जल और खनिज को। किसको? जल और खनिज। अगर खनिज की बात करें तो याद करिए आप, हाँ, आप लोगों ने जब भी खाद और छीटा होगा तो कहाँ मिल गया होगा? ये पानी में ना, जमीन पे छीटा होगा, पानी मिल गया होगा, उसी पानी के साथ ये खनिज भी कहाँ चला जाता है? ऊपर, पेड़ पौधों में ऊपर। लेकिन ये प्रक्रिया होगी कैसे? बिना मोटर का कैसे होगा? आप तो अगर 2 तल्ले पानी चढ़ाना है, या तो आप क्या करिए, हाथ में पकड़ के ऊपर चढ़िए, या तो किसी मोटर का उपयोग करके ले जाइए। तो यहाँ देखिए कोई मोटर तो नहीं लगा, लेकिन एक चीज आप जानते हैं, वाष्प उत्सर्जन। क्या? वाष्प उत्सर्जन पढ़े थे? वाष्प उत्सर्जन माने पेड़ पौधे जलों का कितना % यूज करते हैं? 5% उपयोग करते हैं ना। 5% क्या करेंगे? उपयोग, और बाकी 95% को क्या कर देंगे? वाष्प उत्सर्जित। 95% को क्या करेंगे? वाष्प उत्सर्जित कर देंगे। वाष्प उत्सर्जित, उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन हो जाएगा। अब सोचो अगर वाष्प उत्सर्जन हो रहा है, ध्यान से सुनो, जैसे आप वाष्प उत्सर्जन हो रहा है, जैसे आप कभी किसी फ्रूटी को पीजिए पानी, फिर फ्रूटी में डाल के पाइप को क्या करिए? खींचिए। तो जब फ्रूटी खींचेंगे तो क्या होगा? पानी नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर। तो यही बिल्कुल अब ऊपर से कौन खींच रहा है? फ्रूटी की तरह पत्तियाँ। किसको? पानी। अब पानी को ऊपर खींच रही है पत्तियाँ, और क्या कर रही हैं? लगातार उड़ा दे रही हैं। ध्यान से समझो, ये जैसे मान लो ये कोई पेड़ है इस तरीके का, यहाँ मान लो ये जड़ है, ठीक, और इधर से मान लो ये पत्तियाँ निकली हैं, ये ठीक, इस तरीके से पत्तियाँ ये निकली हुई हैं। ये अब पत्तियाँ क्या कर रही हैं? लगातार यहाँ से प्रकाश संश्लेषण कर रही हैं और पानी को क्या कर रही हैं? वाष्प उत्सर्जित कर रहे हैं। जैसे पानी यहाँ से निकलेगा, अब अगर आप पानी खींचोगे मुंह लगा के तो यहाँ वाला पानी ऊपर जाएगा, तो ये उड़ रहा है, और यहाँ नीचे वाला पानी क्या होगा? धीरे धीरे ऊपर आएगा। अगर किसी गड्ढे में पानी है और आप क्या करो, ऐसे उधाना चालू कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ये पानी क्या होगा? कम। यानी सीधा सीधा ये पानी पत्तियां क्या कर रही हैं? वाष्प उत्सर्जित कर रही हैं, और लगातार इस पे क्या हो रहा है? चढ़ रहा है। लेकिन ये कैसे ऊपर जाता है? देखो, ये ध्यान से सुनो, जैसे ये है इसके रूट हेयर, क्या है? जड़ के। ये मान लो जड़ है, और जड़ का हम इसको बना रहे हैं थोड़ा सा बड़ा, जिससे आपको अच्छे से दिखे। ये जड़ के जो बना है ना, ये रूट हेयर बना है, इतना बहुत पतला होता है, लेकिन इतना मोटा जिससे आपको दिखे। ये रूट हेयर के बगल बगल में क्या है? खनिज। क्या है? खनिज। क्यों? क्योंकि ये पानी माने जमीन पे है, तो खनिज के साथ साथ इसमें जल भी है, और ये जो है इसमें रूट हेयर में भी जल है। अब देखो इसमें भी खनिज है। अब एक चीज होता है सांद्रण। सांद्रण क्या है? जैसे आप सोचो आपके पास 2 टफ है इस तरीके का, इसमें पानी है, ये केवल पानी है, और इसमें भी अभी पानी है। अब अगर पानी आप डालना, पानी इसमें भी है, पानी इसमें भी है, अगर इस पानी में क्या आप डालना चालू कर दें, मान लो चीनी डालना चालू कर दें, या फिर आटा डालना चालू कर दें, तो इस वाले का क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। इसकी तुलना में ये क्या होगा? गाढ़ा। ये क्या हो जाएगा? गाढ़ा। ध्यान से समझना है ठीक से। और ये क्या रहेगा? पतला। न, इसकी तुलना में पतला रहेगा। जिस पानी में आप आटा मिलाएंगे वो क्या होगा? धीरे धीरे गाढ़ा, और जिस पानी में आप आटा नहीं मिलाएंगे पतला होगा। अब क्या होगा? ये वाला जो इधर वाला है, इधर में गाढ़ा है, अधिक सांद्रता है। कितना? ये अधिक सांद्रता, माने इनके रूट हेयर में सांद्रता अधिक है, और ये जो बगल बगल में ये पानी जा रहा है इसकी सांद्रता क्या है? कम है। तो कम सांद्रता से
अधिक सांद्रता की ओर जाना ही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन यानी विसरण। इसी को हम का क्या कहते हैं? विसरण। पानी का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? विसरण। अब ध्यान से सुनो, कोई भी चीज आप देखो, कम सांद्रता यानी कम गाढ़ा वाला कहाँ जा रहा है? अधिक गाढ़ा वाले की ओर। कम गाढ़ा वाला, अब ऐसे ही देखो, अगर हम एक गाढ़ा लिक्विड ले लें और एक पतला लिक्विड ले लें, तो आप अगर यहाँ रखोगे हथेली पे तो कौन ज़्यादा फिसलेगा? पतला वाला। और जो गाढ़ा रहेगा वो क्या रहेगा? टिका रहेगा। यानी ये जो है पतले माने ये जो रूट हेयर है, इनमें जो पानी है वो क्या है? पतला है, यानी कम सांद्रण वाला है। और यहाँ जो इसके ऊपर है ये क्या है? अधिक सांद्रता वाले। तो इस कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएगा तो क्या खर्च होगी? एनर्जी। क्या आप सोचो, किसी चीज़ को, किसी के पास पावर ज़्यादा है और किसी के पास पावर कम है, तो कम पावर वाला अगर अधिक पावर वाले को क्या करेगा? डाइल्यूट करेगा। तो ऐसी स्थिति में इसमें एनर्जी लगेगी कि नहीं? जैसे हमारे पास कम ताकत है और कोई ज़्यादा ताकतवर है, अगर वो स्थिर बैठा उसको हमको ढकेलना हो तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्टिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? क्योंकि इसमें क्या खर्च हो रहा है? एनर्जी। और एनर्जी के साथ साथ अब देखो, अब इसको ये क्या कर देगा? जब ये वाला पानी, जैसे गाढ़ा था, अब ये वाला पानी इसमें मिलाना चालू कर दो तो ये वाला क्या होना चालू होगा? धीरे धीरे पतला। और अगर ये पतला होगा तो क्या होगा? ऊपर चढ़ना चालू हो जाएगा। इसी विधि को कहेंगे ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। और कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? विसरण। डिफ्यूजन क्या कहलाएगा? तो डिफ्यूजन विधि द्वारा जड़ से, जड़ के जाइलम द्वारा पत्तियों तक का क्या पहुंचता है? पानी। पानी किस विधि द्वारा? डिफ्यूजन। और इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब एनर्जी खर्च हो रहा है और इसको क्या कर रहा है? डाइल्यूट। अब देखो, यहाँ ज़्यादा गाढ़ा है, इधर वाला पानी कम गाढ़ा है। कम गाढ़ा वाला पानी किसको, कहाँ जा रहा है? ज़्यादा गाढ़े के पास। अगर सोचो रस ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, जैसे आप लोग रस बनाते हैं, ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो आप क्या करेंगे? उसमें पानी डाल के उसको क्या कर लेंगे? पतला, जैसे ठीक ठाक आए पीने में। बिल्कुल यही काम, यहाँ ज़्यादा गाढ़ा था, इधर वाला पानी कम गाढ़ा था, उसमें क्या हुआ? मिला, और इधर वाष्प उत्सर्जन हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर क्या हो रहा है? पानी उड़ रहा है। ठीक इस तरीके से ये जाइलम ऊतक द्वारा जल और खनिज पदार्थ कहाँ जाता है? ऊपर। जल और खनिज पदार्थ कहाँ जाता है? ऊपर। और यहाँ कई कोशिकाएं होती हैं जिसे वल्कुट कोशिकाएं कहते हैं। इसी में बना है ना, उसमें देखोगे जाइलम का फोटो बना होगा इस तरीके का। हमको उतना अच्छे से बनाने नहीं आएगा। इस तरीके का रिंग नुमा संरचना होगा, ऐसे ऐसे करके देखो, वहाँ ऐसे ऐसे करके बना होगा, ऐसे ना, ऐसे ऐसे करके बना। उनको हम बना रहे हैं यहाँ, देखो थोड़ा सा वहाँ दिया होगा, बनाया होगा, देखो बना है, हाँ ऐसे करके बनाया होगा। फ्लोएम ये किसका काम करेगा? अभी फ्लोएम के विषय में समझेंगे ना। पहले जाइलम देखो, ये इस तरीके की संरचना बनाया होगा आपके नोट्स में। ये रिंग नुमा यहाँ गोला गोला ऐसे किया होगा, देखो दिया है ये ना। और इसको ऐसे करके देखो बनाया होगा ढेर सारा इस तरीके का ना। और यहाँ स्ट्रक्चर पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, पाइप लाइक स्ट्रक्चर अलग से किया होगा ना। तो ये है एक कम सांद्रता। देखो कौन सा? कम सांद्रता। कम सांद्रता से कहाँ जा रहा है? और इधर कौन कितना सांद्रता है? अधिक। तो कम सांद्रता से किधर जा रहा है? अधिक सांद्रता की ओर। इसी को क्या कहते हैं? विसरण। इसी को हम क्या कहेंगे? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना ही क्या कहलाता है? विसरण या डिफ्यूजन। विसरण या डिफ्यूजन। और इस प्रोसेस में ये पानी यहाँ जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में जाएगा तो इसको क्या कर देगा? ढीला कर देगा। इस लिक्विड को ढीला कर देगा, यानी पतला कर देगा। और जब पतला करेगा तो यही कहलाएगा कौन सी प्रोसेस? ऑस्मोसिस। कौन सा प्रोसेस? ऑस्मोसिस। ठीक इस तरीके से ये हो गया। लेकिन अब सोचो, अगर इतने लंबे, अगर ये वाष्प उत्सर्जन नहीं होता तो इतने लंबे लंबे पेड़ों में पानी आसानी से पहुंचता नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जाइलम का काम क्या है? पानी को पत्तियों तक पहुंचाना। ये केवल एक तरफ होगा कि दोनों तरफ? एक तरफ। अब हम लोगों को समझना है, इतना उतारो तो हम लोग समझ लें क्या? फ्लोएम। फ्लोएम समझ लें तो आपका कंप्लीट हो जाए क्या? ठीक, जाइलम आपने देख लिया। अब हमको क्या समझना है? फ्लोएम। देखो फ्लोएम जो है ये जो करता है, ये तो था क्या? ट्रांसपोर्टेशन।
फ्लोएम जो है ना दोनों तरफ करता है, पानी माने पानी को ऊपर, भोजन को ऊपर भी पहुंचाएगा और नीचे भी, यानी ये डबल दोनों तरफ होने वाला क्रिया है। ठीक, इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या? ट्रांसलोकेशन ना। अब देखो ध्यान से, आपने देखा होगा कभी कभी किसी वृक्ष में, किसी तने में, किसी में भी, जड़ में, तने में देखा होगा कहीं कहीं ज़्यादा इकट्ठा भोजन हो जाता है। जैसे गाजर है, गाजर में आपने देखा होगा भोजन कहाँ ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, जड़ में ना। गाजर ये सब क्या हैं? जड़ हैं कि तना हैं? जड़ हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे सगा चोमू, स से सलजम, ग से गाजर, च से चुकंदर और म से मूली। अगर इस तरीके का दिखे, हचाक से यहाँ क्या रहे, हाँ हचाक से इधर क्या रहे, धसा हुआ दिखे, तिकोना दिखे, तो आप समझ जाइएगा क्या है, ये जड़ है ना। ये क्या है? जड़। अगर इस तरीके से अंदर दिखे तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, जड़। तो जड़, कुछ जड़ हैं, ये इसमें भी पत्तियां हैं, गाजर में भी पत्तियां हैं कि नहीं। इसका मतलब ये भोजन कहाँ इकट्ठा कर लिया? नीचे। तो सोचो ऊपर से लेके आया कहाँ? नीचे। कभी कभी ना, जैसे ये सोचो, यहाँ मान लो ये फ्लोएम तक है, यहाँ मान लो अधिक है, यहाँ भोजन इकट्ठा ज़्यादा हो गया, भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट या शुगर जिसे आप कहते हैं, और यहाँ मान लो क्या है, भोजन कम है, तो ये अधिक भोजन कहाँ आएगा? कम की तरफ। अधिक भोजन यानी अगर ऊपर ज़्यादा भोजन हो गया है तो ये भोजन कहाँ आएगा? नीचे। अगर मान लो यहाँ भोजन ज़्यादा हो जाए, इस तरफ भोजन ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से कहाँ भोजन जाएगा? यहाँ। लेकिन यहाँ सोचो कि पेड़ पौधों के पास तो ब्रेन है नहीं, तब किस तरीके से नीचे से ऊपर जाएगा? यही आपको फिर बताए, यहाँ से पानी जा रहा है, अब पानी इसको क्या करेगा? हाँ, इस वाले को प्रेशर डालेगा इस पे। अब जैसे पानी मिला, सोचो कहीं से आप जा रहे हो और कहीं भी पानी है और ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है और कहीं कचरा ज़्यादा इकट्ठा है, तो कचरा ज़्यादा अगर इकट्ठा है तो उस जगह पे अगर कोई डंडी लगी रहेगी तो उस पर देखो, यहाँ मान लो ये है पाइप जा रहा है पानी, ठीक, यहाँ ये मान लो ट्यूबवेल का पानी है जा रहा है, ठीक, इस तरीके से पानी इधर जा रहा है, हाँ नारिम बह रहा है। यहाँ मान लो थोड़ा सा पतला कैनी है, कैनी मतलब समझ रहे हो ना, लकड़ी, पतली लकड़ी, क्या? बांस की पतली लकड़ी है। अब यहाँ देखो कचरा इकट्ठा है, कम कचरा यहाँ इकट्ठा है। अगर यहाँ कम कचरा इकट्ठा है तो इस कैनी के ऊपर दबाव पड़ेगा? कम दबाव पड़ेगा, लेकिन कम। अगर मान लो यही कैनी यहाँ भी है और यहाँ पर कचरा ज़्यादा है, संख्या में कचरा क्या है? ज़्यादा। अब बताओ किस कैनी पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? कौन ज़्यादा लपेगा? ऊपर वाला। नहीं समझ रहे हो? अरे यहाँ ज़्यादा कचरा है तो ये ज़्यादा कचरा क्या, इस पे प्रेशर पड़ेगा, और जब प्रेशर पड़ेगा तो कौन सा, ये वाली लकड़ी ज़्यादा झुकेगी, मुड़ेगी कि ये वाली, ऊपर वाली? क्यों? क्योंकि यहाँ ज़्यादा है ना। तो यहाँ भी सोचो यहाँ ज़्यादा है, और पानी जब जाएगा किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा, तो यहाँ क्या करेगा? प्रेशर बनाएगा, और इस प्रेशर के द्वारा ये जो पानी है, ये वाला जो भोजन है कहाँ चढ़ जाएगा? ऊपर। तो ये ऊपर भी घटना होगी और नीचे भी, तो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। जैसे सोचो अगर मान लो भोजन बन गया यहाँ और टहनियों में इधर जाना है, तो इस तरफ जाने के लिए भी क्या होगा? यहाँ इस तरफ प्रेशर लगेगा पानी के द्वारा, ठीक कि नहीं? तो समझ गए ना किस तरीके से चढ़ता है। और ये दोनों जगहों पे होता है, नीचे भी और ऊपर भी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। और किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। आपसे पूछेगा जल किसके द्वारा, किस ऊतक के द्वारा जाता है? जाइलम। और भोजन किस ऊतक के द्वारा? फ्लोएम। तो भोजन यानी फ्लोएम के द्वारा, और भोजन कहने का सेंस क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट। ठीक, क्या था आप आज का टॉपिक? संवहन ऊतक, या हम लोगों को देखना था पादपों में परिवहन। ठीक, पादपों में परिवहन आज का कंप्लीट। कल हम लोग पढ़ेंगे पादपों में समन्वय ना, पादपों में समन्वय। फिर एक टॉपिक और बच जाएगा शायद, क्या नाम है उसका? पादपों में समन्वय की बात है, पादप हार्मोन ना, कंप्लीट। फिर आपका पूरा ये बॉटनी कंप्लीट। तब हम लोग पढ़ना चालू करेंगे जूलॉजी। एक तरफ उतार लो।